हाँ जी, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? मेरे ख़्याल ये आप सब लोगों को क्लियर है। डेप्रिसिएशन हम पहले भी कई बार इसका ज़िक्र कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन एक बार फिर भी बता देता हूँ हम, क्योंकि नया चैप्टर का नाम ही डेप्रिसिएशन है, वो पढ़ने जा रहे हैं, तो एक बार समझ लेते हैं। डेप्रिसिएशन मैंने मतलब बताया था आपको कि जितनी भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है ना, हम बिज़नेस कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी एसेट्स होती हैं। करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, अलग-अलग एसेट होती हैं। तो जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स मतलब जनरली जिनकी जो लाइफ़ है वो 1 साल से ज़्यादा तक होती है। 1 साल से ज़्यादा मतलब 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, उस पे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं हर साल। क्यों लगाते हैं? इसका रीज़न मैंने आप लोगों को बताया था, लिख के बताया था, बट अब लिख के नहीं, वैसे ही बता रहा हूँ कि क्या होता है, हमने कोई मशीन 1 लाख रुपए की आज खरीदी और हमें लगता है कि 9 साल बाद उसकी वैल्यू 25,000 रुपए होगी। हमने ऐसे सोचा, 9 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी? 25,000 होगी। हमें लगता है वो 25,000 में बिक जाएगी, या सोचो चलो 10,000 की बिक जाएगी। हमने क्या सोचा, आज 1 लाख की मशीन ली और हमने सोचा कि 9 साल बाद ये 10,000 रुपए की तो बिक ही जाएगी। ऐसा हमने सोचा। अब मुझे बताओ, अगर मैंने आज 1 लाख की खरीदी और 9 साल हो गए और फिर 9 साल बाद मैंने उसको बेचा, तो और वो 10,000 की बिक भी गई, तो आप क्या कहोगे? आप लोग ये कहोगे कि हमें 90,000 रुपए का लॉस हो गया सर। क्यों? क्योंकि हमने 1 लाख की खरीदी थी और आज हमने 10,000 की बेच दी, तो हमें 90,000 का लॉस हो गया 10 साल बाद। अरे नहीं, आपने जब 1 लाख की खरीदी थी, 10 साल पहले खरीदी थी। 10 साल से आपने 9 साल पहले खरीदी थी, 9 साल तक आपने उस मशीन को यूज़ भी तो करा है। उस मशीन को उसने आपको काम भी तो निकाल के दिया, उसको आप उस मशीन को आपने घिसा भी तो है, उसको यूज़ भी तो करा है। और 9 साल पुरानी बात है, उसके बाद से टाइम कितना चेंज हो गया और आप कह रहे हो 10,000 की बिक गई तो आपको लॉस हो गया? नहीं, आपको ये देखना था कि आपने उसको 1 लाख रुपए की खरीदी थी और 9 साल बाद आपने उसको 10,000 रुपए की बेची है, तो क्या वो उस रेट पे, मतलब जो आज का रेट है मार्केट प्राइस, उसके हिसाब से ज़्यादा की बिकी है या कम की बिकी है, ये देखना है आपने। आपने ये नहीं देखना कि जी मैंने तो 9 साल पहले सर 1 लाख की खरीदी थी और आज 10,000 की बेची है। अरे 9 साल आपने उसको रखा भी तो है, उसको यूज़ भी तो करा है। आप ऐसे कि अब एक छोट चलो आप ले एक आपके रिगार्डिंग आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपके रिस्पेक्ट में। आपने मोबाइल फ़ोन खरीदा 15,000 रुपए का, आज आपने उसको 4 साल चलाया, 4 साल बाद आप उसको मान के चलो 5,000 में बेचोगे, तो क्या आप ये कहोगे कि मुझे हमें सर 10,000 का लॉस हो गया? नहीं, आपने उसको 4 साल, 5 साल यूज़ भी तो करा है और आज की डेट में वो नया फ़ोन ही मान के चलो 10,000 का है और आपने तो वैसे भी उसको यूज़ करा है, उसको घिसा है उस फ़ोन को और एक्चुअल में देखना चाहिए ना आपको कि आपको उस फ़ोन का, उतना पुराने फ़ोन की मार्केट वैल्यू क्या है? कि अगर जैसे गफ़ार जाके या कहीं पे आप देखो कि भई मैंने एक फ़ोन लिया था 15,000 रुपए का 5 साल पहले और मैंने उसको 5 साल चलाया है और आज उसकी मार्केट में, मोबाइल की मार्केट में, अगर इतना पुराना मोबाइल फ़ोन है जिसको 5 साल यूज़ करा गया, 15,000 का फ़ोन, उसकी मार्केट में कीमत क्या चल रही है? उसकी मार्केट में कीमत चल रही है मान के चलो 4,000 रुपए और अब आपने उसको 5,000 का बेच दिया, तो आप कहोगे 1,000 का प्रॉफ़िट हो गया सर हमें, क्योंकि मार्केट में इस फ़ोन की कीमत जो मैंने 5 साल पहले 15,000 का लिया था, आज की डेट में उसकी कीमत मार्केट में 4,000 रुपए है, फिर भी मैंने 5,000 का बेच दिया। तो आपको 1,000 का क्या कहोगे, प्रॉफ़िट हुआ है। ये नहीं कहोगे कि सर हमें 10,000 का लॉस हो गया, क्यों? हमने 15 का खरीदा था और 5 साल बाद 5 का बेचा है। नहीं भई, आप उस हिसाब से मार्केट रेट देखोगे ना। अब मैं जो है इतनी बड़ी कहानी सुनाई, क्यों सुनाई आपको? उसका रीज़न ये है कि आपकी तरह कंपनी भी सोचती है। कंपनी भी तो, जो लोग चला रहे हैं इंसान ही हैं। वो भी क्या सोचते हैं कि हमने मशीन ली है 1 लाख रुपए की आज और 9 साल बाद हमको लगता है हम इसको 10,000 की बेच देंगे। तो हमें तो 90,000 का लॉस दिखाना पड़ेगा। लेकिन नहीं, क्योंकि आपको पता होगा, आपने वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा है। उसमें क्या होता है, जितने की हमने मशीन खरीदी है, हम उसको बैलेंस शीट में उतने की ही दिखाते रहते हैं। कहते हैं ना, हम उतने ही दिखाते रहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। तो उस केस में अब आपकी बैलेंस शीट जो है वो 1 लाख रुपए की खत्म हो जाएगी जब आप बेचोगे। तो आपकी बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए की एसेट दिखा रहा है, अब आप उसको हटा दोगे ना जब आप बेच दोगे, तो और 10,000 की बेच दी, तो आपको तो सच में देखने को ये मिलेगा कि सर हमें तो 90,000 का लॉस हो गया। नहीं, आप क्या करते हो, हर साल ना उस मशीन की कीमत अपने बुक्स में कम करते रहते हो। चाहे वहाँ नहीं दिखाते, लेकिन एक अलग से अकाउंट बनाते हो और वहाँ दिखाते रहते हो कि भई हमारे मशीन की कीमत कम होती जा रही है हर साल। क्योंकि अब आप मान के चलो, आपने
पहले साल उसपे 10,000 डेप्रिसिएशन लगा दिया। पहले साल खत्म होने के बाद कितने की मशीन बची? 90,000 की। फिर 1 साल आपने उसको यूज़ करा, फिर आपने उसपे 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया, फिर वो 80 की बची। ऐसे करते-करते 9 साल बाद उसकी कीमत 10,000 रुपए की बचेगी। 9 साल बाद आपकी बुक्स में उसकी कीमत कितनी बचेगी? 90,000 बचेगी, जब आप 10-10 हज़ार रुपए हर साल उसमें से कम करते रहोगे। अब आपने उसको 15,000 की बेच दिया, मान के चलो। आपने उस दिन क्या करा, अब उसको 9 साल बाद 15,000 की बेच दिया। तो अब आप क्या कहोगे कि हमें सर 5,000 रुपए का प्रॉफ़िट हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि आप हर साल अपने उस एसेट की कीमत, उस मशीन की कीमत कम करते चले जा रहे थे, जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ताकि हम को ऐसा ना लगे कि हमें भाई 90,000 का लॉस हो गया। 1 लाख की चीज़ हमने 10,000 की बेची तो हमें 90,000 का लॉस आ गया, ऐसा ना लगे, उसके लिए एक तरीका बताया है अकाउंट्स ने कि आप अपने आप ही हर साल अपने एसेट की वैल्यू कम करते चलो। ताकि जब वो जितने साल बाद आप बेचोगे तो आपको एकदम से झटका ना लगे कि यार 1 लाख की थी और हमने 10,000 की बेच दी या 15,000 की बेच दी। वो 1 लाख की तो आपने खरीदी थी, लेकिन जब आप हर साल डेप्रिसिएशन लगा के उसकी कीमत कम करते जाओगे, तो आपको एक टाइम आएगा ना 10 साल बाद उसकी कीमत आपकी बुक्स में भी कम ही दिखेगी। आप कहोगे यार चलो 10 की कीमत हो गई थी इस 1 लाख वाले की और मैंने 15 में बेच दी, दैट मीन्स मुझे 5,000 का प्रॉफिट हो गया। तो इसलिए हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अब डेप्रिसिएशन कैसे लगाना है? कितना लगाना है? अब डेप्रिसिएशन को निकालने के ना 2 मेथड अकाउंट्स बताता है हमें। डेप्रिसिएशन निकालने के 2 मेथड बताता है। सेशन डेप्रिसिएशन के मेथड देख रहे हैं हम, डेप्रिसिएशन निकालने के 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है, इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। और एक मेथड होता है उसका नाम होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है जी? तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अब उसकी बात करते हैं। उससे पहले एक और बड़ा सवाल मैं आपको सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। इनके ना कुछ और भी नाम होते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के और भी नाम होते हैं। उन नामों को बता देता हूँ, क्योंकि कभी-कभार आपके जैसे एमसीक्यू में ही क्वेश्चन पूछ लेगा कि भई स्ट्रेट लाइन मेथड का एक और नाम बताओ और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। या कहेगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का एक दूसरा नाम बताओ और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। तो या प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी दे देगा कि आप जो है ये क्वेश्चन करो इस मेथड से, और वहाँ स्ट्रेट लाइन मेथड ना लिख के कोई और नाम दे दे जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोगों को पता होने चाहिए। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा इसका नाम होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है जी? और एक और होता है इसका नाम स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और एक होता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है जी? स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ऐसे ही रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के भी 2 नाम और होते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और तीसरा होता है डिमिनिशिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो इसके ये 2 और नाम होते हैं। मतलब जो इनके सबसे फेमस नाम है ना, वो यही है, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। बट इनको इन नामों से भी जाना जाता है। तो पहले तो आप ये याद रखना। ठीक है जी? इनके ये नाम हो गए। अब हम समझने वाले हैं कि इनमें वैसे क्या डिफरेंस होता है कैलकुलेशन वाइज़, या किस तरीके से डिफरेंस होता है। अब आप इसको समझना। मान के चलो मैंने अपने बिज़नेस में 1 अप्रैल 2020 को एक मशीन खरीदी जिसकी कीमत थी 1 लाख रुपए। क्या है इसकी कॉस्ट? 1 लाख रुपए। मैंने 1 अप्रैल 2020 को खरीदी, 1 अप्रैल 2020 को 1 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी। ठीक है जी? मैंने इसको पूरे साल यूज़ करा, तो पूरा साल यूज़ करने के बाद मैं इस पे क्या लगाऊँगा? डेप्रिसिएशन लगाऊँगा। कौन-सी तारीख को? 31 मार्च 2021 को। 1 अप्रैल 2020 के बाद अगला साल कब खत्म होएगा ये वाला फाइनेंशियल ईयर?
31 मार्च 2021 को। हाँ, मतलब इस पे लगाते हैं, क्या कहते हैं, लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है ना? मतलब 2 तरीके हैं, 2 तरीके क्या, मतलब आप समझो कि हर साल के एंड पे लगाना है, या फिर अगर वो मशीन हमने बीच में बेच दी, तो उस दिन तक का लगाना है। मान के चलो मैंने कोई मशीन 1 अक्टूबर को ही बेच दी, तो फिर मैं 31 मार्च तक थोड़ी वेट करूँगा, फिर मैं 1 अक्टूबर तक का ही जितने महीने का, फिर मैं महीने वाइज़ डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा उसका, समझ गए? फिर 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाऊँगा, क्योंकि 1 अप्रैल से जब तक यूज़ करी है, उतने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा फिर। अभी हम मान के चल रहे हैं उसने बेची नहीं है, अभी पूरे साल का यूज़ करी, जितने टाइम यूज़ करते हैं उतने टाइम का डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अभी उसने पूरे साल यूज़ करी, तो हमने डेप्रिसिएशन लगाया पूरा। तो मान के चलो डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो कितना है, 10% पर एनम, 10% पर एनम। तो अब इस पे 10% पूरे साल का कितना हो जाएगा 1 लाख का? 10,000 रुपए। इसका मतलब अब मेरी मशीन कितने की बची? 90,000 रुपए की। कौन-सी तारीख की बात कर रहा हूँ मैं ये? 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 को मेरी मशीन कितने की रह गई अब? 90,000 की। फिर मैंने इसको पूरे 1 साल यूज़ करा, फिर मैं क्या लगाऊँगा? डेप्रिसिएशन। कौन-सी तारीख को? 31 मार्च 2022 को। कितना लगाऊँगा? ये जो 1 लाख है इसका 10%, 1 लाख का 10% कितना आया? 10,000 रुपए। फिर ये मशीन कितने की बची? 80,000 की। कौन-सी तारीख को? 1 अप्रैल 2022 को। फिर 1 साल का और लगा के दिखा देता हूँ आपको। फिर डेप्रिसिएशन लगेगा कब? 1 अप्रैल 2022 से कब तक यूज़ करी होगी मैंने? 31 मार्च 2023 तक। फिर मैं 1 लाख पे 10% डेप्रिसिएशन लगाऊँगा, कितना आएगा? 10,000 रुपए। फिर ये मशीन कितने की बचेगी? 70,000 रुपए की। कौन-सी तारीख को? 1 अप्रैल 2023 को। बात समझ आई आप लोगों को? अब मुझे बताओ, फिर इस साल कितना डेप्रिसिएशन लगाऊँगा? 10,000 रुपए। फिर उससे अगले साल कितना लगाऊँगा? 10,000, फिर 50 की बचेगी, फिर 10,000 लगाऊँगा, 40 की बचेगी, फिर 10 लगाऊँगा, 30 की बचेगी, फिर 10 लगाऊँगा, 20 की बचेगी, फिर 10 लगाऊँगा। तो मुझे बताओ, एक टाइम के बाद इस मशीन की वैल्यू कितनी रह जाएगी मेरी बुक्स में? नहीं, कितनी हो जाएगी फिर वैल्यू? जब तक 0 हो जाएगी, वेरी गुड। मतलब एक टाइम आएगा कि 2030 में 31 मार्च 2030 को इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि पहले 10 लगा तो 90 हो गई, फिर 10 लगा 80, फिर 10 लगा तो 70 हो गई। तो ऐसे करके फिर 10, 10, 10, 10 लगेगा, तो एक टाइम ऐसे आएगा 70, फिर 60, 50, 40, 30, 20, 10, और एक दिन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर मैं इसको बेचता नहीं, मैं तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये हो गया एक तरीका। इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। टीरा ने क्वेश्चन पूछा है कि सर इसमें अ, जो डेप्रिसिएशन है वो कांस्टेंट रहेगा। बिल्कुल ठीक जवाब आपने, मतलब सवाल ही है या जवाब जो भी कह लो, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। क्यों? आप देखो इसका नाम क्या लिखा है, देखो नाम से पता, अच्छा तीनों के देखो नाम देखो। स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब कि स्ट्रेट लाइन मतलब एक ही लाइन, मतलब स्ट्रेट जो है वही डेप्रिसिएशन लग रहा है। फिर क्या नाम है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब फिक्स्ड हो गया कि 10,000 रुपए ही साल का लगेगा डेप्रिसिएशन, तो इसलिए इसका नाम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है। फिर क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, मतलब कि जितने की आपकी मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है ना, उस पे ही डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ मैं हर साल। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। 1 लाख का 10% 10,000। फिर अगले साल 1 लाख का 10% 10,000। फिर उसके अगले साल 1 लाख का 10% 10,000। मतलब कि जो ओरिजिनल कॉस्ट है ना, उसी पे 10%, 10%, 10% हर साल निकाल रहा हूँ। तो इसलिए टीना ने बिल्कुल ठीक कहा कि सर कांस्टेंट रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल इसमें हमेशा कांस्टेंट रहेगा, अगर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा रहे हो तो। अगर बीच में बेच दी, तो फिर उतने महीने का लगेगा ना, फिर उतने महीने का फिर कम हो जाएगा। तो ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड। अब बात करते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और इसका भी मान के चलो रेट दे रखा है 10% पर एनम के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। अब इसमें क्या होगा जरा देखना, आधे लोग तो समझ गए होंगे, फिर भी मैं करके बता रहा हूँ। 1 अप्रैल 2020 को मैंने एक मशीन खरीदी, कितने रुपए की? 1 लाख रुपए की। कॉस्ट कितनी है? 1 लाख रुपए, ठीक है। अब मैंने इसको पूरे साल यूज करा, तो मैं क्या लगाऊंगा? डेप्रिसिएशन। कौन सी तारीख को? 31 मार्च 2021 को, जैसे यहाँ लगाया। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 1 लाख का 10% मतलब कि 10,000 रुपए।
मशीन कितने की रह गई? 90,000 की। कौन सी तारीख को? 1 अप्रैल 2021 को। अब फिर पूरे साल मैंने इसको यूज़ करी, अब डेप्रिसिएशन कब लगेगा? 31 मार्च 2022 को। अब कितना लगेगा? अब 1 लाख का 10% नहीं लगेगा, जितने आपकी मशीन की वैल्यू बची है उसका 10%। बिल्कुल ठीक बोला युवराज ने, 90,000 का 10% 9,000 रुपए। और आपकी मशीन की वैल्यू कितनी रह गई अब? 81,000। और ये कौन सी तारीख की बात कर रहा हूँ मैं? 1 अप्रैल 2022, इतने की रह गई। फिर मैंने इसको पूरे साल यूज़ करा, फिर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। कौन सी तारीख को? 31 मार्च 2023 को। कितना लगाऊंगा अब? कितना आएगा, कोई बताएगा? 81,000 का 10%, मतलब कि जितने की मशीन की वैल्यू बच गई है ना, उसका 10%। जितने की मशीन की वैल्यू बच गई है उसका 10%। अब इस पे नहीं लगाना हर बार 1 लाख का 10%, 1 लाख का, फिर तो बार-बार 10-10 हज़ार ही आ जाएगा, फिर तो यही हो गया। इसका देखो मेथड का नाम क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मतलब जो रिड्यूस होके बैलेंस आया ना, उस पे डेप्रिसिएशन लगाना है। जो रिड्यूस होके बैलेंस आया है, उस पे 10% लगाना है। 81,000 का 10% कितना होगा? 8100। तभी तो इसका नाम क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग मतलब भी रिड्यूसिंग ही होता है। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, मतलब कि जो वैल्यू रिटर्न डाउन होके आई है, मतलब कट कर आई है, उतने पे डेप्रिसिएशन लगाना है। तो ये आपकी जो वैल्यू रह जाएगी, ये कितनी आ जाएगी? और ऐसे ही चलता रहेगा। मुझे कोई जवाब देगा कि इसमें, इस मेथड में कितने सालों बाद वैल्यू ज़ीरो आएगी? इसमें तो युवराज ने कहा था कि सर 2030 में, मतलब कि 10 साल बाद इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। इसकी वैल्यू कब होएगी ज़ीरो? मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है ये। जिसके पास मैथमेटिक्स है, वो इसका जवाब मेरे ख्याल से दे सकता है। है कोई, बताओ? मैथ्स का स्टूडेंट, इंटेलिजेंट वाला जो इसका जवाब दे। बताओ, 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 कितने सालों में इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी? इस मेथड में कभी भी एसेट की वैल्यू ज़ीरो आएगी ही नहीं, कभी भी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। कैसे मैं ये बात बोल रहा हूँ? मेरी बात समझना, मैथमेटिक्स वाले जल्दी समझेंगे, हालाँकि 10th तक तो सबने मैथमेटिक्स पढ़ी है। ये 1 लाख का 10% लगाया मैंने, ये वैल्यू कितनी बच गई? 90%। 90% बच गई ना? 1 लाख का 90% कितना होता है? 90,000। मतलब 10% लगाया तो 90% बच गई, 90,000। फिर 90,000 का मैंने 10% लगाया और ये 90% वैल्यू बच गई, मतलब 90,000 की 90% बच गई, 81,000। फिर मैंने 81,000 पे 10% लगाया तो 81,000 का 90% नीचे बच गया। ऐसे करते 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 इसकी वैल्यू जब 1 रुपए भी आ जाएगी, तो 1 रुपए का 10% लगेगा 10 पैसे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 पैसे। फिर मैं इसका 10% लगाऊंगा तो वो आएगा 9 पैसे, तो वैल्यू रह जाएगी 81 पैसे इस मशीन की। फिर मैं इस पे 10% लगाऊंगा तो इसकी वैल्यू होएगी 0.08। फिर इस पे कितना रह जाएगा? 7.29 या जो भी आएगा ये। फिर मैं इसका 10% लगाऊंगा तो ये 7 मतलब आ जाएगा 0.73 आ जाएगा। फिर इसकी वैल्यू कुछ 6 पॉइंट कुछ आएगी। तो आप मेरी बात समझो, इसकी वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं आएगी, कभी भी ज़ीरो नहीं आएगी, क्योंकि जितना अमाउंट होएगा उसका 10% कट के फिर 90% बच जाएगा। फिर जो अमाउंट आएगा उसका 10% लग के फिर 90% बच जाएगा। फिर जो अमाउंट आएगा उसका 10% लग के फिर 90% आ जाएगा। फिर जो अमाउंट आएगा उसका 10% लग के 90, मतलब कोई भी डिजिट होएगी उसका 10% लेस होके फिर बच जाएगा अमाउंट। फिर जो डिजिट आएगी उसका 10% लगेगा, फिर 90% बच जाएगा। तो इसमें वैल्यू ज़ीरो कब आएगी? आएगी ही नहीं, कभी लाइफ में इसकी वैल्यू ज़ीरो आ ही नहीं सकती। अब मैं इस पे इतना टाइम क्यों लगा रहा हूँ आप लोगों पे? क्योंकि आपका एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है, येस नो ट्रू फॉल्स में आ सकता है कि भाई कौन से मेथड में वैल्यू ज़ीरो हो सकती है। तो आप कहोगे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, मतलब कि जो स्ट्रेट लाइन मेथड है इसमें ज़ीरो हो सकती है, इसमें कभी भी ज़ीरो नहीं आएगी। मैं आपसे एक बात समझो ना, सीधी सी बात, मैं आपसे कह रहा हूँ आपके पास 10 रुपए हैं, उसका 10% काटो हर साल,
फिर आप उसका 10% काटोगे 90% बच जाएगा। फिर जो अमाउंट आएगा उसका 10% काटोगे तो 90 तो बचे ही जा रहा है ना बार-बार, तो वो तो बचता ही रहेगा। क्योंकि आप जो है जितना अमाउंट आ रहा है उसका 10% लगा रहे हो, जितना अमाउंट आ रहा है उसका 10% लगा रहे हो। यहाँ पे क्या है, हर साल 10-10, 10-10 लगा रहे हो तो 10 साल बाद ज़ीरो हो जाएगी। तो इसलिए ये मैंने इसलिए इतना टाइम लिया ताकि आप लोगों को समझा सकूँ कि किसमें वैल्यू ज़ीरो नहीं आएगी, इसमें वैल्यू ज़ीरो नहीं आएगी कभी भी और इसमें आएगी, इसमें आ सकती है। तो ये आपके एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को ये समझाया है, ठीक है? और एक जवाब मैं टीना और युवराज को देना चाहता हूँ। आप बताओ 5 साल में तो हो ही नहीं सकता, रीज़न मैं बताऊँ क्यों? इसमें देखो ज़्यादा डेप्रिसिएशन लग रहा है। 10,000, 10,000, 10,000 हर साल 10-10 हज़ार लग रहा है। इसमें देखो हर साल डेप्रिसिएशन कम होता जा रहा है। पहले साल 10,000 लगा, फिर 9,000 लगा, फिर 8100 लगेगा, अब फिर 7,290 रुपए लगेगा। तो इसमें तो डेप्रिसिएशन कम लग रहा है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा बचती रहेगी। तो इसमें तो लेट तक अमाउंट मतलब ज़्यादा अमाउंट चलता रहेगा। खुद देखो ना, मैंने 3 साल का लगाया, 3 साल में इसकी 70,000 वैल्यू हो गई, इसकी ज़्यादा है, 72,900 है। तो इसमें जल्दी से घटते हैं पैसे, इसमें कम देर से घटते हैं पैसे। तो ये तो 5 साल में हो ही नहीं सकता बल्कि ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम क्या है, ये तो ज़ीरो कभी भी नहीं होगा। मेरे ख्याल सबको क्लियर है। अब हम जो पहले क्वेश्चन करेंगे स्टार्टिंग में, वो हम स्ट्रेट लाइन मेथड से सीखेंगे, कि स्ट्रेट लाइन मेथड से क्वेश्चन कैसे करते हैं क्योंकि ये थोड़ा-सा इसके कंपैरिज़न में ईज़ी होता है क्योंकि इसमें हमें पता है ना डेप्रिसिएशन हर साल इतना ही लगना है। इसमें तो जो वैल्यू आएगी उस पे लगाते जाना है। तो इसलिए ये मेथड ज़्यादा आसान है, इसको कैलकुलेट करना। तो हम पहले इस मेथड से क्वेश्चन करते हैं आज। मैं क्वेश्चन अपनी तरफ से ही एक बना के करा रहा हूँ, बुक से नहीं करा रहा। तो आप क्वेश्चन देखना और उसको समझना। ठीक है जी? चलो जी, क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ एक क्वेश्चन बनाता हूँ। क्वेश्चन है कि एक मशीन हमने खरीदी 1 अप्रैल 2020 को कितने रुपए की? 1 लाख रुपए की। ठीक है जी। एक मशीन हमने खरीदी 1 अक्टूबर 2020 को कितने रुपए की? 50,000 रुपए की। और एक और मशीन खरीदी हमने कब? 31 जनवरी 2022 को कितने रुपए की? ये हम ले लेते हैं 2 लाख रुपए की। ठीक है, मशीन खरीदी है हमने, 3 मशीन खरीदी है। एक 1 अप्रैल 2020 को, एक 1 अक्टूबर 2020 को और एक 31 जनवरी 2022 को। 3 एक-एक करके हमने मशीनें खरीदी हैं इतनी-इतनी तारीख को। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिपेयर मशीन अकाउंट प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर 3 इयर्स। 3 सालों का आप मशीन अकाउंट बनाओ और कह रहे हैं डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो है 10% पर एनम। कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको शॉर्ट में एसएलएम लिख देते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्वेश्चन में तो किसी को डाउट नहीं है? मशीन अकाउंट बनाना है 3 सालों का। मशीन अकाउंट एक एसेट अकाउंट होता है। मशीन अकाउंट मतलब मशीन का लेजर बनाना है और आपको बताया हुआ है इतनी-इतनी तारीख को हमने इतनी मशीन खरीदी है और आपने डेप्रिसिएशन लगाना है 10% पर एनम के हिसाब से, वो भी एसएलएम मेथड से। आई थिंक क्वेश्चन सबको क्लियर है। मैं क्वेश्चन अब ये कराना शुरू करता हूँ, इसका सॉल्यूशन ज़रा देखना ध्यान से। क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन में? कह रहा है मशीन अकाउंट बनाओ। तो पहले हम मशीन अकाउंट बनाएँगे। मशीन अकाउंट का लेजर 3 साल का बनाना है तो थोड़ा-सा इतना बना देते हैं और हेलो? नहीं, इसमें मतलब ना ये बनाओगे इसमें ज़रूरत नहीं है जीएफ-वीएफ बनाने की। एक्चुअल में लेजर जो है वो
कई उसमें ऐसे ही बनाते हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है बनाने की। जब आप लेजर चैप्टर पढ़ो तो सारे बनाने होते हैं, तब आप बना दिया करो। इसमें जब आप चैप्टर ये वाला करोगे तो आपने इतना ही बनाना है बस, ठीक है जी? तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका यहाँ से है, ठीक है। चलो जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहली तारीख दे रखी है जब हमने मशीन खरीदी है, हम मशीन खरीदने की एंट्री करेंगे। कोई मुझे बताएगा मशीन खरीदने की एंट्री क्या होएगी? कहाँ पर लिखूँ मैं? क्या लिखूँ? कुछ बताएगा कोई? 1 अप्रैल 2020 की एंट्री है सबसे पहली, तो मशीन परचेज़ करने की एंट्री है। कोई बताएगा मशीन परचेज़ करने की एंट्री क्या होती है? बढ़िया सा ना, हाँ, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो मैं इस तरफ लिखूँगा, कौन-सा ऊपर साल लिख दूँगा पहले 2020 और 1 अप्रैल, 2020 ऊपर लिख दिया 1 अप्रैल। तो हम ना इसकी एंट्री जनरली ना बैंक से करते हैं, ठीक है जी? ठीक है युवराज, हम क्या करेंगे बैंक अकाउंट ही यूज़ करते हैं, क्योंकि मशीनरी जो है ना बड़ी-बड़ी खरीद रहे हैं, तो क्या नाम है जनरली हम बैंक की वर्ड यूज़ करते हैं। कैश भी लिखोगे गलत नहीं होगा, बट आप इस चैप्टर में एक वो रूल बना लो कि आपने बैंक से ही लिखना है। क्योंकि आजकल जो है ज़्यादातर ट्रांज़ैक्शन बैंक से ही होती हैं, तो इस चैप्टर में वो कहते हैं भई बैंक से ही करो सारी एंट्रीज़, ठीक है जी? तो लिखा नहीं होगा क्वेश्चन में कि चेक से पेमेंट करिए कुछ, लेकिन फिर भी आपने क्या करना है, बैंक से ही पेमेंट करनी है टू बैंक, और बेचेंगे तो बैंक से ही उसको बेचना भी है। तो टू बैंक अकाउंट, और मैं इसके आगे ना 1 लिख रहा हूँ, क्योंकि 3 मशीन है, तो हमको समझने के लिए पता चलना चाहिए हम ये जो कर रहे हैं कौन-सी मशीन का कर रहे हैं। टू बैंक अकाउंट 1 लिख दिया मैंने रोमन में, तो 1 मतलब इसकी बात कर रहा हूँ। कितने की खरीदी है? 1 लाख रुपए की। ये हमने कर दिया। जब आप अब जब आप डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन करोगे ना, जो बुक में भी आपको जो होमवर्क दूँगा या आगे हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहला काम आप मैं तो स्टेप वाइज़ बताता हूँ, आप इसको समझो। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, जो सबसे पहली डेट दे रखी है, उस पे उसकी परचेज़ की एंट्री डाल दो। अब हमारा दूसरा काम क्या होगा? हमें देखना है कि ये वाला फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज़ होता है। अब मुझे बताओ, ये जो 1 अप्रैल 2020 को अगर ये फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, ये खत्म कब होएगा? कोई बताओगे मुझे कौन-सी डेट पे खत्म होएगा? 31 मार्च 2021। तो हमने देखना है कि इस डेट से 31 मार्च 2021 तक क्या हुआ है? क्योंकि 31 मार्च 2021 को हमने डेप्रिसिएशन लगाना है। तो हमने देखना है कि क्या उसके बीच में कुछ और हुआ है? तो हाँ, उसके बीच में कुछ हुआ है, उसके बीच में ये वाली तारीख आएगी। इसका मतलब हमने एक और मशीन खरीदी है 31 मार्च 2021 से पहले, तो इसकी भी एंट्री कर दो। क्या होगी इसकी एंट्री मशीन खरीदने की? बताएगा कोई? अरे यही होगी सेम टू बैंक, हाँ, बिल्कुल। युवराज जवाब दे रहा है और कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। टू बैंक अकाउंट, बिल्कुल ठीक। टू बैंक अकाउंट 1 अक्टूबर डेट डाल दी, 2020 ऊपर लिखा हुआ है। 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट। अब देखो मैंने क्या कर दिया सेकंड, क्योंकि दूसरी मशीन है, और ये कितने की खरीदी है? 50,000 की। फिर से मेरा सवाल, जब भी मैं एक एंट्री करूँगा फिर ये पूछूँगा अपने आप से, आपने पूछना है, क्या 1 अक्टूबर 2020 के बाद ये साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2021। क्या 31 मार्च 2021 तक कुछ और हुआ है? आप लोग मुझे जवाब दो, हुआ है क्या 31 मार्च 2021 तक कुछ और? नहीं हुआ। तो जब ये जवाब आ जाए मन में कि नो, और कुछ नहीं हुआ, तो उसी टाइम आपने क्या करना है, इस अकाउंट को क्लोज़ कर देना है। और आपने यहाँ पर 2021 कौन-सी तारीख? 31 मार्च। आपने क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन लगाना है, क्योंकि आपने इन मशीनों को यूज़ करा है, खरीदा है, तो इन दोनों मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो आप लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन। तो ज़रा मुझे बताओगे फर्स्ट मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 10,000, वेरी गुड। अब मुझे कोई बताएगा कि सेकंड मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? गलत जवाब। गलत जवाब बोला मैंने, शायद आप लोगों के मन में डाउट आए कि सही, ये सही जवाब है। सोचो ज़रा गलत जवाब क्यों बोला मैंने? 5,000 तो दिख रहा है, सही कह रहे हो 5,000 है, लेकिन कुछ है फ़र्क दोनों में। कोई देख के बताना चाहेगा क्या फ़र्क है? किसी को आ रहा है फ़र्क नज़र? 5,000 नहीं आएगा यार। वेरी गुड, आपने जितने टाइम यूज़ करी है उतने टाइम का तो डेप्रिसिएशन लगाओगे।
मैंने जब वो खरीदी 1 अक्टूबर को है, तो आप पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैसे लगा रहे हो भई? 1 अप्रैल वाली आपने 31 मार्च तक यूज़ करी, पूरे 12 महीने यूज़ करी, पूरे 1 साल यूज़ करी, तो आपने 1 लाख का 10% निकाल के लगा दिया। पर ये मशीन तो मैंने 1 अक्टूबर को खरीदी है, 1 अप्रैल को थोड़ी खरीदी है। तो मैंने 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक यूज़ करी है उसको इस साल। इस वाले फाइनेंशियल ईयर में मैंने उसको 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक यूज़ करा है। कितने महीने होते हैं? 6 महीने। तो आप डेप्रिसिएशन साल का कैसे लगा रहे हो, जब आपने उसको यूज़ 6 महीने करा है तो? तो अब कोई जवाब देगा कितना डेप्रिसिएशन लिखूँ मैं? 2500 आएगा, कैसे? साल का कितना, 12 महीने का 5000 हो गया, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा? उसका आधा, 2500। तो 12,500 डेप्रिसिएशन आएगा, ना कि 15,000, दोनों मशीनों का मिला के बता रहा हूँ। अब आप क्या करोगे? दोनों साइड का टोटल जो उसका ज़्यादा होगा वो लिख दोगे। 1,50,000, 1,50,000। अब 1,50,000 में से 12,500 माइनस कर दो, तो आपका जवाब आएगा 1,37,500। अब मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा कि आप ना बैलेंस सीडी निकालोगे, ये बैलेंस सीडी आया है, तो बैलेंस सीडी भी ना आप दोनों मशीन के अलग-अलग लिखो। मेरा क्या कहने का मतलब है, ज़रा देखो, मैं अभी आपको समझाना चाह रहा हूँ। आप लिखो बाय बैलेंस सीडी, तो बैलेंस सीडी भी ना आप क्या आदत डालो कि फर्स्ट मशीन का कितना बैलेंस बचा है और सेकंड मशीन का कितना बैलेंस बचा है। वैसे देखा जाए बैलेंस सीडी कितना आ गया, 1,37,500, मतलब आपके पास 1,50,000 की मशीन हो गई, उसमें से 12,500 डेप्रिसिएशन लग गया दोनों मशीन पे, तो कितने की मशीन बची? 1,37,500 की मशीन बची। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ 1,37,500 जो आया ना, इसमें भी इन दो मशीन का बैलेंस है ना ये, तो उसको भी अलग अलग लिख दो, आगे चल को आपको बड़ा बेनिफिट देगा ये। या नहीं लिखना चाहते तो ये लो, खत्म करो। मैं सीधा बैलेंस सीडी कितना आ गया, 1,37,500 आ गया। अब मुझे बताओ, ये 31 मार्च अगले दिन क्या बन जाएगा? 31 मार्च 2021 अगले दिन क्या बन जाएगा ओपनिंग डेट पे? 31 क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2021। तो जो यहाँ का सीडी है वो यहाँ के क्या बन जाएगा? टू बैलेंस बीडी। क्लियर है? और कितना आ जाएगा, 1,37,500। अब उसने हमें कितने सालों का बोला है बनाने को मशीन अकाउंट? 3 सालों का। अभी हमारा कितने साल का बना है? 1 साल का। ऐसे दूसरे साल का बनाना है, फिर हमें तीसरे साल का बनाना है। ठीक है जी। अब आ गया, हाँ जी, कहिए। हमारा अगला सवाल होना चाहिए अपने आपसे कि भाई 1 अप्रैल 2021 आया है ये। अब ये साल खत्म कब होगा? 31 मार्च 2022। तो 31 मार्च 2022 तक क्या कुछ हुआ है? 31 मार्च 2022 तक कुछ हुआ है क्या? हुआ है क्या? यस और नो? हुआ है। क्या हुआ है? एक और मशीनरी खरीदी है। तो उसको मशीनरी खरीदने की फिर से एंट्री कर दो। क्या लिखोगे अब आप यहाँ? अब ये 2022 आ गया ना, तो अब आप यहाँ 2022 लिख दो, इसी साल में है तो वही फाइनेंशियल ईयर। और लिखोगे 31 जनवरी। क्या लिख दूँ? टू बैंक अकाउंट 1 2 3 थर्ड। थर्ड मशीन खरीदी है, कितने की? 2 लाख रुपए की। तो यहाँ 2 लाख रुपए लिखूँगा मैं। ठीक है जी। अब फिर से वही सवाल, जब एक एंट्री करनी, क्या 31 मार्च 2022 तक कुछ हुआ? नहीं हुआ। तो अब हमारा अगला काम क्या है? 2022 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितनी मशीन पे लगेगा? 1 2 और अब 3 भी आ गई है। तीनों पे डेप्रिसिएशन लगाना है। ज़रा कोई बताएगा कितना कितना लगेगा? पहली पे कितना लगेगा? पहली मशीन पे बताओ, बताओ, आप लोग बताओ, मैंने समझाया आप लोगों को, स्ट्रेट लाइन मेथड है। पहली मशीन पे कितना लगेगा? 10,000। दूसरी मशीन पे कितना लगेगा? दूसरी मशीन का बताओ। जल्दी, 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 दूसरी मशीन का बताओ कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 2,500। और किसी का कोई जवाब? 2,500 नहीं, 5,000 लगेगा। वो 6 महीने का डेप्रिसिएशन था, 1 अक्टूबर से 31 मार्च। अब आपने इस वाले फाइनेंशियल ईयर में तो उसको पूरे 1 साल यूज़ करा है ना।
ये सेकंड वाली मशीन को अब आपने इस वाले साल में 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक पूरे साल यूज़ करा है। हमें ये देखना है कितने टाइम यूज़ करा है, उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाना है। तो इसको हमने करा ही 6 महीने यूज़ था, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, तो 6 महीने का लगाया। अब यहाँ पे तो पूरे साल यूज़ करा है, तो उतना ही लगाएँगे। तो है तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड। अब ये मत कहना कि सर स्ट्रेट लाइन मेथड में तो हर साल सेम लगता है। हर साल सेम का मतलब होता है कि वो पूरे साल यूज़ भी तो होनी चाहिए। अगर मान के देखो, अगर ये सेकंड मशीन भी मैंने 1 अप्रैल को ही खरीदी होती, तो फिर तो इस पे 5,000 लगता। फिर 5,000 5,000 हर साल 5 सेम ही है ना। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब है कि हर साल सेम ही लगेगा, लेकिन अगर महीने हैं तो उसमें तो आप उसको उस हिसाब से करोगे ना। लेकिन जब पूरे साल है तो फिर आप वही ओरिजिनल कॉस्ट का 10%, ओरिजिनल कॉस्ट का 10% कितना 5,000, और यूज़ भी कितना करा है, पूरे साल करा है, तो इसलिए 5,000। फिर भी अंश ने मुझे अच्छा लगा जवाब दिया, बाकी किसी ने तो जवाब भी नहीं दिया। अंश ने कोशिश तो करी। अगला, थर्ड मशीन पे कितना लगेगा? पॉइंट्स में आएगा, चलो ये भी बता रहा हूँ। कैसे करा? युवराज ने, मैं बताता हूँ। युवराज ने करा कि सर 2 लाख की मशीन है, उसका 10%, ये तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन आ गया। उसका 2/12, 2/12 क्यों? कितने टाइम यूज़ हुई? 31 जनवरी से 31 मार्च 2 महीने होते हैं, फ़रवरी और मार्च, तो 2/12 करा। तो ये 6 गया, ये हुआ 0, तो 20,000 को 6 से डिवाइड करना है। 20,000 को 6 से डिवाइड करोगे, 6 3 ज़ा 18, फिर क्या 20 बचेगा, 6 3 ज़ा 18, तो ये आपका आ जाएगा 3 3 3 3, बिल्कुल ठीक। तो ये आपका 3333 आ गया। और अब इन तीनों का टोटल कर दो, ये कितना आएगा? 18,333। ठीक है जी। अब क्या करें? साल को क्लोज कर दो। इसका टोटल आएगा 3,37,500, 3,37,500, और इसमें से ये माइनस कर दो, कितना आएगा? 3 और 7 10, एक आया 4 और 6 10, एक और 3 4 और एक 5, 8 और 9 17, एक आया 2, 2 और 31 33। तो आ गया बाय बैलेंस सी डी 31 मार्च को कितना आ गया? 3,19,167। मतलब जो तीन मशीन हमने खरीदी ना, 1,50,000 और 2 लाख की, तो तीनों का टोटल देखो ध्यान से, 1,50,000 और 2 लाख, मतलब 3,50,000। और 3,50,000 की वैल्यू देखो हमारी कितनी रह गई तीन मशीन की? 3,19,000 रह गई है। क्यों? डेप्रिसिएशन लगने की वजह से। अब ये 31 मार्च 2022 जो है वो यहाँ के क्या बन जाएगा? 1 अप्रैल 2022, और ये आ जाएगा टू बैलेंस बीडी, और ये आ जाएगा 3,19,167। अब हमको 1 साल का और करना है, क्योंकि उसने 3 साल का मांगा है, तो 1 साल, 2 साल और अब तीसरा साल। अब हमारे पास फिर से वही सवाल है कि 1 अप्रैल 2022 वाला साल खत्म कब होगा? 31 मार्च 2023 को। तो क्या 31 मार्च 2023 तक हमने कुछ किया है क्या? कुछ नहीं किया, ना मशीन खरीदी, ना मशीन बेची। तो हम फिर क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन ही लगा देंगे सीधा 2023, 31 मार्च, और क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन और थर्ड मशीन। कितना लगेगा? अब तो ठीक-ठीक बता दो जल्दी से सब। 10,000, 5,000, और ये 2 लाख की मशीन पे अब 10% पूरे साल का लगेगा, क्योंकि इस वाले साल में तो पूरे साल यूज़ करी है। तो ये आएगा 20,000, वेरी गुड। तो ये आ गया 35,000, और फिर से क्या करूँ मैं? और इसको क्लोज़ भी कर रहा हूँ, क्योंकि 3 साल का माँगा है, तो इसको क्लोज़ कर देंगे। तो 3,19,167, 3,19,167। अब इसमें से इसको ज़रा जल्दी से माइनस करते हैं। 3 0 में 7 प्लस करूँ 7 हो गया, 0 में 6 प्लस करूँ 6 हो गया, 0 में 1 प्लस करूँ 1 हो गया, 5 में 4 प्लस करा 9 हो गया, 3 में 8 प्लस करा 11 हो गया, 1 आ गया, 1 और 2। तो ये हो गया बाय बैलेंस सी डी। ठीक है जी। और इधर डेट लिख देंगे 31 मार्च। एक मेरे से गलती हो गई, आपने क्या करना है, इसको
यहाँ ज़रूर लिख देना है। क्यों हम नंबर कटवाएँ? टीचर कहीं कहे कि जी आपने यहाँ नहीं लिखा, तो 2,84,167 2023 1 अप्रैल और फिर क्लोज़ करना। ठीक है? मैंने ये गड़बड़ कर दी, यहाँ क्लोज़ कर दिया, इसको ये वाली लाइन हटा दो। ये यहाँ लिखने के बाद फिर क्लोज़ करना। कई टीचर कहते हैं, वैसे तो मैं आपको बताऊँ यहाँ तक भी कर दिया बहुत है, लेकिन हम क्यों नंबर कटवाएँ अपने? यहाँ को इसको यहीं तो लिखना है बस एक बार। तो टीचर कहते हैं नहीं आपने सीडी लिखा है तो बीडी भी लिखो। तो इसलिए आप एक बार देख लेना आपकी टीचर क्या कहती है, अगर कहती है यहीं बंद कर दो, तो आप मत लिखना यहाँ। लेकिन कहती है या कुछ नंबर काटने का आपको लगता है काट देगी, तो आप लिख दो। ये प्रेज़ेंटेशन है, फिर से वही बात है, इसमें मतलब हर स्कूल का अलग-अलग है। कई टीचर कहते हैं यहीं तक लिख दो बहुत है, कई कहते हैं लिख दो, तो इसलिए ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, जैसे आपके स्कूल वाले करें वैसे कर देना, लेकिन तरीका यही है करने का। तो तरीका तो हमारा भी यही है और स्कूल का भी यही है। तो ये लेकिन हमने 3 साल का बना दिया। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है।